नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवी एंड डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे द एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, इसने कहा था कि उसके भी तीन इसमें पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पिन्ना, सेकंड इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, थर्ड वन इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो पिन्ना हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ कॉन्का टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कॉन्का क्या बताया था हमने? व्हाट इज कॉन्का? कॉन्का मैंने बताया था एक होलो स्पेस होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के स्टार्ट होने से पहले, दैट इज कॉन्का। ठीक है, तो कॉन्का से लेकर हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल? ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज 24 mm। ठीक है, अलोंग द पोस्टीरियर वॉल इसकी लेंथ होती है 24 mm एंड इट इज नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब। ठीक है, मुझे लगता है कि स्ट्रेट है बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, बोनी पार्ट होता है। ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियली। ठीक है, जो बाहर का जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, जो पीछे की तरफ होती है मीडियली होती है। और इनर पार्ट जो बोनी पार्ट है उसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। ठीक है, तो हमारे एक्सटर्नल कैनाल स्ट्रेट नहीं है, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए वी हैव टू पुल द पिन्ना अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली। ठीक है, अपवर्ड, बैकवर्ड, लेटरली अगर हम पुल्ला को पिन करेंगे तो पिन्ना को पुल करेंगे तो it will make the external auditory canal straight. Next is the parts of the external auditory canal. There is cartilaginous part, second one is the bony part. Okay, in this image you can see the cartilaginous part and then is the bony part. Okay, this is the cartilaginous part and this is the bony part. Okay, it is the view of the right ear, frontal view of the right ear, and it is the transverse view. It is the top looking down. Okay? Then first comes the cartilaginous part. The cartilaginous part of the external ear, it forms outer one third of the ear. ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल कैनाल है उसका वन थर्ड, आउटर वन थर्ड पार्ट होता है कार्टिलेजिनस होता है। अगर 24 mm का वन थर्ड करें वो दैट इज 8 mm। द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कार्टिलेज विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ पिन्ना। ठीक है, हमने एनाटॉमी स्टार्टिंग में बोला था कि जो पिन्ना होता है और जो आउटर पार्ट में एक्सटर्नल कैनाल होते हैं वो एक सिंगल पीस ऑफ येलो कार्टिलेजिनस टिश्यू पे बने होते हैं। ठीक है, तो पिन्ना और कार्टिलेजिनस पार्ट सेम कार्टिलेज पीस का होता है। Then skin covering over the cartilaginous canal is thick and contains appendages like ceruminous glands, pilosebaceous glands and hair. ठीक है, तो कार्टिलेजिनस पार्ट के ऊपर जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और उसमें तीन अपेंडेजेस मिलते हैं हमको। वो होते हैं सेरुमिनस ग्लैंड्स। सेरुमिनस ग्लैंड्स होती है हमारी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, और वो सिक्रीट करते हैं सिरोमिन। सिरोमिन को बोलते हैं हम वैक्स। ठीक है, सेकंड होती है पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स। थर्ड होते हैं हेयर। ठीक है, हेयर हमारे आउटर कैनाल में ही मिलते हैं, इसलिए जो फरंकल्स होते हैं वो भी हमको आउटर वन थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में मिलते हैं। इट इज फरंकल, इट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। ठीक है, फरंकुलोसिस और फरंकल, इट इज द first filled bump or painful inflammation under the skin, ठीक है, due to the inflammation of hair follicles. ठीक है, next we will discuss the ceruminous glands. ठीक है, what are ceruminous glands? These are the simple tubular coiled structure having
covering the myoepithelium. ठीक है, they are located subcutaneously in the external auditory canal. These are the seboriferous glands or sweat glands, and the structure of the gland is the simple tubular. They are called structure. They have the myoepithelium, and the secretions is expressed into the root canal. ठीक है, तो secretions होते हैं वो कैनाल के रूट में जाता है. ठीक है, इसमें सिरमनस ग्लैंड्स में दो लेयर्स होती हैं. ठीक है, एक तो इनर सिक्रेटरी लेयर होती है सेल्स की, जिससे सिक्रेशंस होता है. ठीक है, सिक्रेशंस आता है रूट कैनाल में. और जो आउटर होती है वो मायोपिथेलियम लेयर ऑफ सेल्स होती है. ठीक है, the watery white secretion initially dries up and gets oxidized and becomes sticky and dark in color. ठीक है, जो सिरमनस ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है, स्वेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, वो पहले वाटरी होता है, व्हाइट कलर का होता है. ठीक है, वो ड्राई अप हो जाता है, फिर उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से वो स्टिकी हो जाता है, डार्क कलर का होता है. दे आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स एंड रिएक्ट टू सेम स्टिमुलाई एज अदर एपोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और जैसे एपोक्राइन ग्लैंड्स, जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्टिमुलाई से रिएक्ट करते हैं, वैसे हमारे सिरमनस ग्लैंड्स भी रिएक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे एपिक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो फीवर में, स्ट्रेस में उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, उसी तरीके से सिरमनस ग्लैंड्स का भी सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, एपोक्राइन ग्लैंड्स हमारे होते हैं स्किन में मिलते हैं, और आईलिड्स में मिलते हैं, ईयर में मिलते हैं. तो उसी तरीके से सिरमनस ग्लैंड्स भी हमें ईयर में मिलते हैं. स्किन के ग्लैंड्स होते हैं. सेकंड इज द वैक्स. ठीक है, मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन ऑफ सेरोमिनस एंड सेबेशियस ग्लैंड्स. जो हमारा ईयर वैक्स होता है वो हमारे जो सिरोमस ग्लैंड्स होती हैं और जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, उन दोनों का सिक्रेशन का एक मिक्सचर होता है. ठीक है, जो हमारे बॉडी में ईयर में फाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स मिलते हैं, उनका सिक्रेशन, और सेमस ग्लैंड का सिक्रेशन. देयर आर टू टाइप्स, ड्राई एंड वेट. ठीक है, ईयर वैक्स में दो टाइप का होता है, ड्राई और वेट. ड्राई वैक्स इज येलोइश और ग्रे, ड्राई एंड व्हाइट. ठीक है, जो ड्राई वैक्स होता है उसका येलो या ग्रे कलर होता है, वो ड्राई होगा, व्हाइट कलर का होता है. और जो वेट वैक्स होता है वो येलोइश ब्राउन होता है, और वेट होता है और स्टिकी होता है. ठीक है, जो हमारा ईयर वैक्स होता है उसमें कुछ अमीनो एसिड्स मिलते हैं. ठीक है, फैटी एसिड्स मिलते हैं, लाइसोजाइम्स मिलते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन्स मिलते हैं. ठीक है, यानी इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, यानी उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है ईयर वैक्स का. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है. इट हैज अ बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है. इट माइग्रेट्स आउटसाइड दैट बट मे गेट इम्पैक्टेड. ठीक है, जैसे हमारी जॉ मूवमेंट्स होती है ड्यूरिंग स्वेलोइंग और टॉकिंग, तो उसकी वजह से जो ईयर वैक्स होता है वो माइग्रेट करके बाहर आ जाता है. अगर वो कई बार सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है किसी कंडीशन की वजह से, और वो बाहर नहीं निकल पाता, तो ईयर वैक्स अंदर ही इम्पैक्ट हो जाता है. दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ इम्पैक्टेड वैक्स. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लोरेटरी कैनाल इज द बोनी पार्ट. ठीक है, जो इनर टू थर्ड पार्ट होता है हमारे एक्सप्लोरेटरी कैनाल का, दैट इज द बोनी पार्ट. तो 24 mm का टू थर्ड पार्ट हुआ हमारा 16 mm. ठीक है, जो बोनी पार्ट के ऊपर की जो स्किन होती है, स्किन जो लाइन करती है बोनी कैनाल को, वो बहुत थिन होती है और कॉन्टिन्यूस होती है ओवर द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, इट इज डिवॉइड ऑफ द स्किन अपेंडेजेस, हेयर एंड सेरेब्रल ग्लैंड. ठीक है, तो उसमें जो तीन स्किन अपेंडेजेस होते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, वो इसमें नहीं मिलेंगे. ना इसमें आपको सिरमनस ग्लैंड्स मिलते हैं, ना ही पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स मिलते हैं, ना हेयर मिलते हैं. ठीक है, अबाउट 6 mm lateral to the tympanic membrane, bony meatus presents as narrowing called the isthmus. ठीक है, तो isthmus एक बहुत नैरो पार्ट होता है एक्सटर्नल कैनाल का, जो नैरोस्ट पार्ट है एयर कैनाल का, उसको बोलते हैं isthmus.
ठीक है, जहाँ पे हमारे कार्टिलेजिनस पार्ट और बोनी पार्ट मिलता है, उसके ऑलमोस्ट जंक्शन पे ही एक नर्वस पार्ट मिलता है। ठीक है, अगर वो एक्यूरेटली बोलें तो उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 6 mm के डिस्टेंस पे। ठीक है, उसको बोलते हैं isthmus। foreign body loss medial to isthmus gets impacted and are difficult to remove। ठीक है, तो अगर isthmus में कोई फॉरेन बॉडी जाके लॉज हो जाती है तो उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि isthmus इज द नर्वस पार्ट ऑफ द ईयर कैनाल। ठीक है, और अगर लेमन में इसको बोलते हैं जंक्शन ऑफ द, इट इज फाउंड एट अ जंक्शन ऑफ द बोनी कार्टिलेजिनस पार्ट। ठीक है, इट इज अ नर्वस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे द रेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दैट इज द टिम्पैनिक मेरिडियन। ओके, so thank you so much. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it soon. Thank you so much. नमस्ते, हमेशा खुश रहो बेटिया। आई एम JVN Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today in this session, we'll discuss the physiology of PNS or paranasal sinuses. Ventilation of sinuses. The ventilation of paranasal sinuses takes place through their ostia. During inspiration, air current causes negative pressure in the nose. This varies from 0.6 mm to -200 mm H2O, depending upon the force of inspiration. During expiration, positive pressure is created in the nose, and this sets up eddies which ventilate the sinuses. Thus, ventilation of sinuses is paradoxical. They are emptied of air during inspiration and filled with air during expiration. This is just the reverse of what takes place in lungs, which fill during inspiration and empty during expiration. Then mucociliary clearance of sinuses. Maxillary sinus. Mucus from all the walls of the maxillary sinus, anterior, medial, posterior, lateral, and roof, is transported by the cilia to the natural ostium and then through it into the middle meatus. Mucus always drains from the natural ostium, even though accessory ostia be present in the fontanelle. It is also observed that inferior meatal enterostomy made in Calvel-Luke operation provides ventilation to the sinuses, but it does not help in mucociliary clearance, which still takes place through the natural ostium. Then frontal sinus. Mucociliary clearance of the frontal sinus is unique. Mucus travels up along the interfrontal septum, along the roof of the lateral wall, along the floor, and then exits through the natural ostium. At 2 points, one just above the ostium and other in the frontal recess, part of the mucus recycles through the sinus, and this may carry infection of the frontal recess and sinuses draining into it towards the frontal sinus. Circulation is anti-clockwise in the right and clockwise in the left frontal sinus. Then sphenoid sinus. Mucociliary clearance is towards its ostium into the sphenoethmoid recess. Then ethmoid sinus. Mucus from anterior group of ethmoid sinuses joins that from the frontal and maxillary sinuses and travels towards eustachian tube, passing in front of torus tuberous into the nasopharynx. Mucus from posterior ethmoids drain into superior or suprameatus and then joins the mucus from the sphenoid sinus in the sphenoethmoid recess, passes above and behind the torus tuberous into the nasopharynx. It is noted that infected discharge from the anterior group of sinuses passes behind the posterior pillars and causes hypertrophy of lateral pharyngeal bands. Discharge from posterior group of sinuses spreads over the posterior pharyngeal wall. The functions of the paranasal sinuses. It is not clear why nature provided paranasal sinuses. Probable functions are air conditioning of the inspired air by providing large surface area over which the air is humidified and warmed, to provide resonance to voice,
to act as thermal insulators to protect the delicate structures in the orbit and the cranium from variations of intranasal temperature, to lighten the skull bones, to provide extended surface for olfaction. Olfactory mucosa is situated in the upper part of nasal cavity and extends over ethmoid as well. To provide local immunologic defense against microbes. To act as buffers against trauma and thus protect the brain against injury. For example, frontal ethmoid and sphenoid sinuses. So here completes the physiology of the perinatal sinuses. Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comments box. I will resolve it soon. Thank you so much.